नाज़रीन, कश्मीर लाइफ के साइंस टॉक्स में आपका खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम मंसूब है, डेडिकेटेड है कश्मीर के साइंटिस्ट्स को, जो दिन रात मेहनत करते हैं, लाइब्रेरीज़ में रहते हैं, लैब्स में रहते हैं, इस तलाश में कि कोई नई चीज़ तलाशी जाए। हम जिस वक्त जहाँ इस वक्त हैं, जो लोकेशन है, हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मेन लाइब्रेरी है, रूमी लाइब्रेरी है। और अगर आप रूमी लाइब्रेरी के बाहर हैं, जो मंसूब है 13वीं सदी के सबसे बड़े शायर और हकीम और तबीब और वाइज मैन ऑफ हिज इरा जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी, तो ये बहुत ही ज़्यादती होगी कि हम वो करें जो रूमी करते हों। इस वक्त मुनासिब ये है कि हम वो कहें जो रूमी ने कहा है। तो रूमी ने बहुत कुछ कहा है। एक बात उन्होंने ज़बरदस्त कही है इंसान को मुखातिब होकर कि इंसान, आपको अगर ये लगता है कि तू एक बड़े ओशन का एक कतरा है तो आप गलत हो। हकीकत ये है कि आपके एक कतरे में पूरा ओशन भरा है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द साइंस इज ऑल अबाउट। द ह्यूमन, वो जेनेटिक्स आप देख लें, सेल देख लें, एटम देख लें, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स इंसानियत के हैं, लाइफ के हैं, वो एक कतरा है और उसमें एक ओशन भरा है। तो इस मामले पर बात करने के लिए आज हमने दी है दावत जनाब डॉक्टर मोहम्मद अयूब कादरी साहब। डॉक्टर साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ की शो में। शुक्रिया। डॉक्टर साहब एक इम्यूनोलॉजी के साथ जुड़े रहे हैं शुरू से। बेसिकली जब इंसान में कोई भी मर्ज़ आता है तो कहते हैं कि उसका इम्यून कमज़ोर हो गया है, उसकी क़ुव्वत मदाफ़त कंप्रोमाइज़ हो गई है। तो ये इम्यून क्या है और इम्यून के बॉर्डर्स कहाँ तक है लाइफ में, तो इस पर बात करेंगे आज। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत हम इस बात से करेंगे कि हम तो इम्यूनोलॉजी का जो रिसेंट असाल्ट हुआ इंसानी ज़िंदगी में, वो एक वायरस था, और मुझे लगता है कि वायरस ही हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो वही काफ़ी टाइम से तो जो भी बड़े वबा आए तो वही वायरस के आए। तो सबसे बड़ा जो उनका हमला रहा हमारे इम्यून सिस्टम में रहा। तो कोविड के बाद जो इम्यूनोलॉजी के बॉर्डर्स हैं, तो चैलेंजेस क्या हैं उनमें? कोविड के बाद चैलेंजेस तो वही हैं जो पहले थे। सही। दैट कोई भी इन्फेक्शन हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, पैरासाइट हो, तो ये जानना और ये खोज करना ज़रूरी है कि ये पैरासाइट, ये पैथोजन हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है। जैसे आपने कहा कि इम्यूनोलॉजी जो है, इम्यूनोलॉजी इज़ लाइक किसी भी नेशन की आर्मी जैसे होती है, डिफेंस है। तो नॉर्मली हमारे जिस्म में जो डिफेंस सिस्टम है, जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको क्लियर करता है। लेकिन साथ साथ ये भी हुआ है कि ये जो पैथोजेंस हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, ये भी अपनी एक किस्म की स्मार्ट ट्रिक्स यूज़ करते हैं कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसको वीक करते हैं, उसको ऐसे चेंज करते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम उसको क्लियर नहीं कर सकता है। और इनफैक्ट कभी कभी ऐसे भी चेंज करते हैं कि इम्यून सिस्टम उनको ही फेवर करने लगता है। तो इस वजह से एक तरफ से वो कामयाब हो जाते हैं डिजीज़ पैदा करने में। कादरी साहब, थोड़ा नाज़रीन को बता दें कि आपका जो सफ़र श्रीनगर से शुरू हुआ, तो उसमें जो लर्निंग कर्व रही वो कितनी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग रही? पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरी लर्निंग कर्व मेरे उस्तादों की वजह से बहुत ही खूबसूरत रही है। अच्छा। स्कूल से लेके कॉलेज से लेके कॉलेज जैसे इस्लामिया कॉलेज था, यूनिवर्सिटी में टीचर्स जो थे बहुत ही एक्साइटिंग थे। वो हमें ऐसे नहीं पढ़ाते थे कि जैसे हाँ बुक में पढ़ लिया, एक लाइन पढ़ ली, हो गया जी काम। वो दिलचस्प बनाते थे, जो भी हमको पढ़ाते थे वो बहुत दिलचस्प बनाते थे। इस वजह से फिर तहकीक में, रिसर्च में इंटरेस्ट पैदा हो गया। तो उसके बाद जब मैं यहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में। स्कूलिंग कहाँ हुई आपकी? हायर सेकेंडरी स्कूल सेकेडाफर में। तो वहाँ से फिर इस्लामिया कॉलेज से फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी, एंड देन फिर थोड़ी देर के लिए मैं उन दिनों बोलते थे उसको रीजनल रिसर्च लेबॉरेटरी जम्मू, बट दैट वाज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। उसके बाद में दिल्ली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में चला गया, जहाँ तो
कश्मीर यूनिवर्सिटी में मैंने मास्टर्स केमिस्ट्री में किया था, पर फिर ड्यूरिंग माय मास्टर्स इटसेल्फ मेरा जो इंटरेस्ट, दिलचस्पी जो थी बायोमेडिकल साइंसेस में काफ़ी बढ़ गया था। और ये भी सीख लिया था कि बायोमेडिकल रिसर्च इवेंचुअली फाइनली बॉइल्स डाउन टू केमिस्ट्री, कि अगर आप समझें केमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल, जैसे पैथोजेंस हों, कैंसर हों, जो भी है, जो भी बीमारियां हैं, उनकी केमिस्ट्री आप समझें तो आप डिज़ीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप डिज़ीज़ को टैकल करने के जो भी तरीके हैं वो जान सकते हैं। तो मेरी जो जर्नी रही है बहुत ही एक्साइटिंग रही है, रिसर्च काफ़ी एक्साइटिंग रहा है, एंड फ्रॉम केमिस्ट्री टू बायोलॉजी टू बायोमेडिकल साइंसेज टू इम्यूनोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज़, इट्स बीन वेरी वेरी एक्साइटिंग जर्नी। उसके बाद मैं मास्टर्स करने से पहले कभी कश्मीर से बाहर निकला ही नहीं था। अच्छा। नेवर। हाँ, अच्छा। तो मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया कि मुझे जाना है। अच्छा। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मैं जा रहा हूँ। तुमने कहा आप तो कभी गए नहीं हो कहीं, हाउ? मैं चल पड़ा जी। एंड सो आई वेंट टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट। फॉर एग्जांपल आई वेंट स्ट्रेट टू टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो बॉम्बे में है। वहाँ से आई टुक अ बस एंड वेंट टू CCMB हैदराबाद। वहाँ से आई टुक बैक अ ट्रेन ऑन द सेम नाइट एंड आई वेंट टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जहाँ जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है वो वहीं से शुरू हुआ था। तो वहाँ फिर मैं मिला, जो मेरे मेंटर बन गए इवेंचुअली। तो ऐसे ही मैंने शुरुआत की। आई शुड ऑल्सो मेंशन यहाँ पर कि मेरा जो इंटरेस्ट साइंस में, उसमें एक जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा वो मेरे पेरेंट्स का रहा है। वन टू बिगिन विद माई मदर, हालांकि उन्होंने खुद तो फॉर्मल एजुकेशन उनकी ज़्यादा नहीं थी, बट फ्रॉम डे वन शी इंसिस्टेड दैट आई शुड गेट एडमिटेड इन अ स्कूल जहाँ पर इंग्लिश पढ़ाया जाए। और 12th के बाद जैसे जो भी स्टूडेंट्स वैली में अब भी होता है कि या तो आप मेडिसिन करो या तो इंजीनियरिंग करो, तो मेरा भी वही था, इंटरेस्ट मेडिसिन में था, वो हुआ नहीं। एंड देन देयर वर 2 more choices. One was go to veterinary and the third was go to agriculture. Veterinary में for some strange reasons which I don't know why मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो एग्रीकल्चर में हो गया मेरा इंटरेस्ट। और एवरीबडी सेड कि हाँ you should go there because जॉब मिल जाएगा आपको immediately after you finish your graduation, तो आपको जॉब मिल जाएगा। बट माई फादर सेंस्ड कि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो ही सेड क्यों जाओ वहाँ, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो जॉब तो ठीक है, वो तो मिल ही जाएगा। यू डू what interests you, whatever you want to do. ये ज़रूरी नहीं है, अब मेडिसिन नहीं हुआ तो आपको जो इंटरेस्ट है वो कर लो ना आप। तो that was that was very important at that time, because everybody otherwise advise you कि नहीं उसके बाद जॉब तो मिलेगा ही नहीं, आप क्या करोगे, आप MSc करोगे उसके बाद जॉब नहीं है, आगे बढ़ोगे PhD करोगे उसके बाद जॉब नहीं है, you'll be struggling for a job. But thanks to my parents, my father at that time, I did what I wanted to do, and I have enjoyed every bit. Then you moved to AIIMS. Then I moved to National Institute of Immunology, which at that time was A department in was AIIMS. placed in AIIMS. Right. But then we shifted to this new campus, which was close to Jawaharlal Nehru University. So that's where I started my PhD. And उसमें मेरे mentor का I was again very fortunate, because not that उन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा कि हाँ जी मैं आपको सिखाता हूँ, but he provided an atmosphere, an environment जहाँ पर मैं क्या कहते हैं दिल खोल के मैंने सीख लिया, दिल खोल के मैंने लोगों के साथ, और उन्होंने एक इतना एक अच्छा काम जो किया इंस्टीट्यूट के लिए एट दैट टाइम फॉर स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली, कि वो एट दैट टाइम जो भी सबसे टॉप इम्यूनोलॉजिस्ट थे वर्ल्ड में उनको इनवाइट करते थे वहाँ पर, और हमको ही वुड अलाउ अस टू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद देम. तो वी रियली हैड द बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचिंग इंट्रोडक्शन टू इम्यूनोलॉजी एट दैट टाइम. सो वी वेरी फॉर्चुनेट. आई एम स्टिल ग्रेटफुल टू हिम. इफ ही इज लिसनिंग टू मी, प्रॉफ, आई एम एवर ग्रेटफुल. सो PhD में PhD एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज एक्सरसाइज होती है, एक फॉर एवरी स्टूडेंट, फॉर एवरी मतलब चाहे साइंस में हो या ह्यूमैनिटीज़ में हो, PhD इज़ अ मेजर माइलस्टोन इन वन्स लाइफ. सो आपके PhD में आपने क्या खोजने की कोशिश की, एंड व्हाट वर द इवेंचुअल टेकअवेज?
या जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए RRL जम्मू में था, तो जहाँ मैं थोड़ा बायोलॉजिकल रिसर्च कर रहा था, लेकिन उन्हीं दिनों एक रिव्यू आर्टिकल मैंने पढ़ा, एक इम्यूनोलॉजी में तब वो डिस्कवरी हुई थी एंटीबॉडीज़ का, उनको बोलते थे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, कि आप ऐसी एंटीबॉडीज़ बना सकते हो जो डायग्नोस्टिक्स और थेरेपी में बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। तो मैंने जब वो आर्टिकल पढ़ा तो मेरा उसमें काफ़ी इंटरेस्ट हो गया। तो द ओनली प्लेस वेयर आई कुड वर्क ऑन सच एंटीबॉडीज़ वाज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो फॉर माई PhD चैलेंज ये था कि जो टाइफॉइड डिजीज़ होता है, ये एक पैथोजन का नाम है साल्मोनेला टाइफी, जिससे टाइफॉइड होता है, जैसे फीवर आ जाता है, बॉडी एक्स होते हैं। तो चैलेंज ये था कि ऐसी एंटीबॉडीज़ बनानी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनानी है। किसी ने ये टेक्नोलॉजी, जॉर्ज कोहलर एंड सीजर मील्सटाइन ने ये टेक्नोलॉजी बनाई थी उस टाइम, जिससे कि जो डायग्नोस्टिक्स फील्ड, मेडिसिन फील्ड, बायोमेडिकल रिसर्च बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया। It's not only changed how diagnosis of diseases, but currently for therapeutic purposes, for diagnosis, it's a $1 billion industry. So मेरा चैलेंज ये था कि ऐसी रिएजेंट्स, ऐसी एंटीबॉडीज बना दे इस पैथोजन के अगेंस्ट, जो इसकी डायग्नोसिस के लिए यूजफुल हो। नॉर्मली फॉर एग्जांपल इस डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए 48 to 72 आवर्स लगते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में, बट इन रिएजेंट्स की वजह से हम उस जो मेथड है उसको रिड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम 72 आवर्स टू लेस दैन 24 आवर्स, एंड विच इज़ अ बिग थिंग, बिकॉज देन दैट अलाउज डॉक्टर्स को अगर मेडिकेशन शुरू करनी है बिफोर to establish that diagnosis, so that test was important. So I was able to actually able to make some very good antibodies against this particular pathogen, and which are very useful for diagnostic purposes of this particular. That was the main takeaway. That was the main takeaway. One, and second was that eventually, मेरी journey में these antibodies became very, very important in understanding कि ये जो पैथोजन है ये हमारे साथ इंटरेक्ट कैसे करता है, ये हमारी सेल्स के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है। सो ये रिएजेंट्स मैंने बनाई। ये जो कादरी साहब आपने जो रिएजेंट्स तलाश किए, मार्कर्स भी उनको कह सकते हैं ना, उनकी मतलब नहीं, रिएजेंट्स हैं। तो वो इस्तेमाल में आ गए आपकी रिसर्च के बाद? जी, इस्तेमाल में आ गए। अच्छा। और इस्तेमाल में ऐसे आ गए कि ये जो पैथोजन है, फॉर एग्जांपल जब मैंने PhD शुरू की थी, तब हम जो कोई भी पैथोजन ले लो, हम ये समझते थे कि हमारे इनके साथ जो इंटरेक्शन है एक टाइप का यूनिडायरेक्शनल है। जैसे अगर मुझे आज इन्फेक्शन हो गया तो मेरी बॉडी रिएक्ट करती है, बट अभी इन सालों में हमने अब ये देखा है और हमने इस पे काम भी किया है कि जैसे हम रिएक्ट करते हैं, इसी तरह से ये लाइव जो पैथोजन अंदर जाते हैं ये भी रिएक्ट करते हैं। जैसे हम इनको क्लियर करना चाहते हैं, वो अपने आप को चेंज करते हैं। जैसे इस पैथोजन को ले लें, जैसे जो मैंने आपको कहा, जैसे टाइफॉइड जब भी होता है, जब आप ऐसा कोई गंदा पानी पी लें जिसमें बैक्टीरिया हो, या खाना ऐसा खाएँ जिसमें ये बैक्टीरिया हो, तो अब हमने जो रिसर्च किया उससे ये पता चल रहा है कि ये जो पैथोजन है, अगर आप इसको पानी में डाल दें, ये एक तरफ का बिहेवियर है इसका, जब अंदर चला जाता है, ये जब भी हम खाना खाते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल अंदर इंटेस्टाइन्स में चला जाता है, वहाँ इसका बिहेवियर चेंज होता है। उसके बाद इंटेस्टाइन से लेके देन ये दूसरे ऑर्गन्स में चला जाता है, जैसे ब्लड में जाता है, स्प्लीन में जाता है, अगेन इसका बिहेवियर चेंज होता है। तो ये जो रिएजेंट्स हमने बनाए हैं, ये दिस हैव बीन वेरी यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग दिस फिनोमेनन कि होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन और डिफरेंट। जैसे हमारा इम्यून सिस्टम जो है, जब भी हमको कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इट सेंसेस इट एज डेंजर। तो फर्स्ट रिएक्शन इज कि है डेंजर आओ खौफ, सो वी शुड नो द इम्यून सिस्टम शुड रिस्पॉन्ड। तो हमने देखा ये जो पैथोजन है, जब पहले इन्फेक्शन होता है ये इट बिकम्स मोर डेंजरस, अपने आप को इतना चेंज करता है, इट बिकम्स मोर डेंजरस। लेकिन तो जो ही ये ज़्यादा डेंजरस बन जाता है तो हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है, बट ये इसके लिए एक्चुअली ठीक नहीं है पैथोजन के लिए।
तो फिर एज द इन्फेक्शन प्रोग्रेसेस ये अपने आप को कम डेंजरस बनाता है ताकि हमको पता न चले कि डेंजर है। तो अंदर एस्टैब्लिश करता है लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि डेंजर है, तो ये खुद ही फिर अपने आप को जो डिजीज़ जो प्रोड्यूस करनी हो, दैट इज़ हाउ इट एस्टैब्लिशेस इन्फेक्शन। लेकिन आपका ये तो पीएचडी की बात रही, लेकिन आप हमेशा पूरी ज़िंदगी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े रहे जहाँ रिसर्च वाज द मेन कोर फोकस। करेक्ट। तो इसके अलावा आपने अपने कैरियर में IUST में आने से पहले क्या क्या किया? जो मैंने आपको अभी बताया ना कि हमने इन्वेस्टिगेट किया कि इस पैथोजन का बिहेवियर एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ इन्फेक्शन, टाइम पॉइंट्स ऑफ इन्फेक्शन चेंज हो जाता है। ये मेरी पीएचडी का काम नहीं था। तो पीएचडी ख़त्म करने के बाद I decided कि normally after you finish PhD then you do what is called a postdoctoral research. So for some personal reasons I decided कि मैं immediately postdoctoral research के लिए नहीं जाता हूँ। Fortunately for me, जो ही मैंने अपनी PhD thesis सबमिट की, इसी इंस्टीट्यूट में मुझे जॉब ऑफ़र मिला, तो वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब ये जॉब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर क्वेश्चन ये था कि मैं एज एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर मैं क्या कर लूँ एज अ रिसर्चर। सो आई डिसाइडेड कि मैं इसी पैथोजन को लेके इन्फेक्शन एंड इम्यूनोलॉजी में काम करता हूँ। तो क्वेश्चंस जो हमने शुरू किए एट दैट टाइम कि ये जो पैथोजन है, नॉर्मली जब हम ओरली पीते हैं कुछ या खाना खाते हैं, जैसे मैंने कहा, तो ये फर्स्ट थिंग इट गोज़ टू द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन्स में फिर जो हमारी सेल्स होते हैं इंटेस्टाइन में, उनमें एक तरफ से ये होल्स बनाता है, एंड सो दैट इट गोज़ इन, देन व्हेन इट गोज़ इन, आफ्टर इट गोज़ इन मेक्स दीज होल्स, उसके बाद ये हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में चला जाता है, जैसे स्प्लीन में चला जाता है, लिवर में चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, गॉल ब्लैडर में चला जाता है। तो मेरा फिर जो क्वेश्चंस थे एट दैट टाइम, वन वाज कि जब ये एपिथेलियल इंटेस्टाइन में जो सेल्स हैं उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, जो इम्यून सेल्स हैं उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, और चूँकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है इट्स नॉर्मली केपेबल ऑफ क्लियरिंग द पैथोजन। सो वी वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ये पैथोजन इम्यून सिस्टम को करता क्या है ताकि इम्यून सिस्टम इसको क्लियर नहीं कर सकता है। सो दो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 वाज, ये जो पैथोजन है जो टाइफॉइड करता है हमारी बॉडी में, ये सिर्फ टाइफॉइड ह्यूमंस में करता है। इसके जैसे और पैथोजन्स, इसी टाइप के पैथोजन्स जो है बाकी जो हैं वो हमारे में टाइफॉइड नहीं करते हैं। तो बिकॉज इट इन्फेक्ट्स ओनली ह्यूमंस, देयर इज़ नो एक्सपेरिमेंटल मॉडल टू अंडरस्टैंड दिस डिजीज़। सो वी also wanted to understand कि ये बाकी एनिमल्स में जैसे माउस में इन्फेक्ट क्यों नहीं करता है, रीजंस क्या हैं उसके। सो दिस was the third thing. And then we also wanted to understand कि जैसे अगर आप एक टाइप के इस पैथोजन से इन्फेक्ट कर लिए तो उससे आपको इम्यूनिटी मिल जाती है या नहीं मिलती है। तो ड्यूरिंग माई एंटायर करियर एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, आई स्पेंट along with my students to understand immunology using this pathogen as a model system, understand how it interacts with the like I was telling you अभी a little while ago कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हर एक इन्फेक्शन को पहले सेंस करता है एज अ डेंजर, एंड नाउ वी नो इन मॉलिक्यूलर टर्म्स व्हाट दैट डेंजर मीन्स। तो जैसे इस पैथोजन में एक मॉलिक्यूल होता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इस मॉलिक्यूल को स्पेसिफिकली इस मॉलिक्यूल को सेंस करता है। तो एज सून एज इट सेंसेस दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग, it starts producing what are called inflammatory responses or innate immune responses. तो as the infection progresses, ये पैथोजन क्या करता है, इस मॉलिक्यूल को बंदी करता है। तो immune system now cannot see it, it cannot sense it because that molecule is not there. So that allows the pathogen to establish infection. तो इस स्ट्रैटेजी को हम इन मॉलिक्यूलर टर्म्स काफ़ी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, बट वी आर कंटिन्यूइंग टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। सो वी ऑल्सो अंडरस्टूड दिस कि इम्यून सिस्टम के डिफरेंट आर्म्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं एक इम्यून सिस्टम, एक पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं इनेट इम्यून सिस्टम, दूसरे को बोलते हैं अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। जैसे आपने कोविड में
देखा होगा, बहुत लोग बोलते हैं आपके पास एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं है। तो एंटीबॉडीज़ जो हैं ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का एक कंपोनेंट होती हैं। तो लेकिन एंटीबॉडीज़ के साथ साथ दूसरे सेल्स होते हैं, जैसे जिनको बोलते हैं टी सेल्स, ये भी आपने सुना होगा कोविड में। तो टी सेल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इम्यून सिस्टम के। तो टी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो एक्सपेरिमेंटल मॉडल में हमने देखा कि ये जो पैथोजन है ये टी सेल्स को इन अ वे डिसफंक्शनल बनाता है, तो ये काम नहीं कर सकती हैं ठीक तरह से। और फिर हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स कौन से इन्वॉल्व है, मैकेनिज़्म क्या है, तो ये सब हमने देखा है कि अब उससे क्या हुआ है। उससे जैसे आपने बोला टेक अवेज क्या है, टेक अवेज हमारे ये हैं कि हमने ये बेटर समझ लिया कि इस पैथोजन के अगेंस्ट एक अच्छा वैक्सीन कैसा होना चाहिए। वी नाउ नो कि एक अच्छा वैक्सीन कैसा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। तो अभी वैसे वैक्सीन तो है, तो बस उस वैक्सीन को अब बेटर बनाने में हमारी स्टडीज़ से काफ़ी फ़ायदा हुआ। इसी तरह से हमने जो इस पैथोजन से जो हमने अंडरस्टैंड किया, जो समझ लिया, हम ये समझते हैं कि सिमिलर स्ट्रेटजीज might also be existing in other bacterial pathogens, and now we want to understand that. For example, जो मैंने आपको कहा अभी, हम इसी टाइप के स्टडीज़ यहाँ आके जैसे ट्यूबरकुलोसिस का जो पैथोजन है उसमें देखना चाहते हैं कि सिमिलर स्ट्रेटजीज़ वहाँ तो नहीं है, और सिमिलर वेज ऑफ ट्रीटमेंट, सिमिलर वेज ऑफ डायग्नोस्टिक्स हम क्या बना सकते हैं या नहीं। तो ये टेक अवेज हैं फ्रॉम आवर स्टडीज सो फार। नजरीन, मैं आपको बता दूं जो कादरी साहब करवा रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स, मुदाफ़ियत, जंग, डिजीज़, इम्यूनोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक सब माइक्रोस्कोपिक फिनोमिनन है उसी ज़िंदगी का जो ज़िंदगी हम टेलीविज़न कैमरे में, फिल्मों में या रियल लाइफ में देखते हैं। कैसे बिहेव करते हैं कोलाइडिंग फोर्सेस, कैसे बिहेव करते हैं डिफरेंट आर्मीज़, और कैसे वो एक लैंडस्केप में एक्ट करते हैं। उसका जो मैक्रोप्लाज्म है, उसका जो सब माइक्रोस्कोपिक फिनोमिनन है, वही तो प्रोटीन की जंग भी होती है। तो अब यहाँ शुरुआत है, काम हो रहा है, यंग साइंटिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कादरी साहब कि आने वाले दिनों में हमारी इन लाइब्रेरीज से, हमारी इन लैब से कोई बड़ी खबर आ जाए, जिससे सिर्फ हम ही नहीं पूरी दुनिया मुस्तफ़ीद हो। डॉक्टर साहब, हम आपके नहायत ही मशहूर हैं, आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए इतना वक्त निकाला और अपनी रिच लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर